हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं वन शॉट ऑफ द चैप्टर नेम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इस वीडियो में इस चैप्टर को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर कराऊंगी, प्लस इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। अब यहाँ पे सबसे पहले इम्पॉर्टेंटली हम देखेंगे कि ब्लड क्या है। ब्लड देखते हैं कि ब्लड क्या है। ब्लड इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, हैज़ नो फाइबर, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे पास? WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स। इसके बारे में आगे डिटेल में जानेंगे। देन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टडी ऑफ ब्लड को हम हीमियोलॉजी बोलते हैं। हीमियोलॉजी, हीम वर्ड इज रिलेटेड टू ब्लड ऑलवेज। इसको अपनी डिक्शनरी में ऐड करो। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस, है ना। आर्टरीज में ब्राइट रेड कलर का ब्लड होता है और वेन्स में डार्क रेड कलर का होता है। अब ये क्यों होता है ये कमेंट्स में बता दो। कमेंट नहीं करोगे, मुझे पता नहीं करोगे, तो अभी हम बता देते हैं कि जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारे आर्टरीज में जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और हमारे जो वेन्स में होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब इतना बता देना कौन सी यहाँ पे आर्टरी जो है वो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और कौन सी ऑक्सीजनेटेड। एक एक्सेप्शन है, वो अभी आगे जाके आप पूरा लेक्चर देखोगे तब कमेंट करना लास्ट में। अब यहाँ पे देखते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ ब्लड ह्यूमंस में कितना होता है। वैसे ये जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप साइंस के स्टूडेंट्स हो और कुछ स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि यहाँ पे pH कितना होता है ब्लड का। सच में नहीं पता होता है। अभी आप देख रहे हो, लेकिन इसको आपको रिटेन करना है अपने माइंड में। नॉर्मल pH जो होती है ब्लड की वो होती है 7.4, ठीक है। और जो टोटल जो ह्यूमंस में ब्लड मिलता है वो अराउंड जनरल वैल्यू जो होती है वो 5 to 6 लीटर होता है, ठीक है। इसकी जो फॉर्मेशन है फ्रॉम द योक सैक, लिवर एंड ऑल बोन मैरो, देन लॉन्ग बोन मैरो, इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है। अब बात कर लेते हैं कि क्या मैं बात कर रही थी, क्या होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, क्या होता है प्लाज्मा। जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करी ब्लड की, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन हम करते हैं ब्लड का थ्रू द सेंट्रीफ्यूज मशीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, उसमें एक सुपरनेटेंट बन जाता है और नीचे डेंसिटीज के बेसिस पे अलग अलग यहाँ पे कंपोनेंट्स हो जाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक टेस्ट ट्यूब। यहाँ पर हम देख रहे हैं आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लाज्मा तो ऊपर आ रहा है। तो प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा सबसे पहले यहाँ पर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले देखेंगे कि ये कितना परसेंट कंसिस्ट कर रहा है ब्लड का। 55% ये ब्लड का कंसिस्ट करता है। बाकी का बचा हुआ 45% जो होता है वो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में यहाँ पे WBC, सेल प्लेटलेट्स, RBCs आ जाते हैं। WBCs और सेल प्लेटलेट्स मिलके यहाँ पे 1% कंस्टिट्यूट करते हैं, वेयर एज RBCs हैज कंसिस्टिंग 44%, ओके। अब यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में डिटेल में बात करते हैं। प्लाज्मा इट कंसिस्टिंग 55% ऑफ द ब्लड। 55% ऑफ द ब्लड मतलब कि यहाँ पे प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर है ना, लाइट येलोइश कलर का ये होता है प्लाज्मा। बिस्कस फ्लूइड होता है, बिस्कस यानी कि गाढ़ा फ्लूइड होता है, कंटेन्स 55% ऑफ ब्लड। अब यहाँ पे इसकी कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। यहाँ पर लिक्विड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट में आप देखोगे कि यहाँ पर ये येलोइश होता है, पहली बात तो लिक्विड पार्ट होता है। इसमें सबसे पहले वाटर होता है, 90 to 92% यहाँ पे वाटर होता है। प्रोटीन्स होते हैं 6 to 9%। और कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे लिख रखे हैं। प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, क्लॉटिंग फैक्टर। एल्ब्यूलिन्स जो होते हैं वो यहाँ पे मेंटेन करते हैं यहाँ पर ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड कौन मेंटेन करता है? एल्ब्यूमिन्स। अब ग्लोबुलिन्स क्या होते हैं? ग्लोबुलिन्स, गामा ग्लोबुलिन्स की बात हो रही है यहाँ पे। इम्यूनोग्लोबिन। अब इम्यूनोग्लोबिन जो होती है इसको हम एंटीबायोटिक कह देते हैं। एंटीबायोटिक का काम ही यही होता है कि यहाँ पे डिसीज के अगेंस्ट यहाँ पे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करें। अब यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो क्लॉटिंग फैक्टर से क्या क्या चीज़ होती है? क्लॉटिंग फैक्टर मतलब कि यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर जब हाँ आ जाएगा तो वो हमारी एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होने देगा, उसको प्रिवेंट करेगा। यहाँ पे फिब्रिनोजन, ठीक है, ये ज़रूरत होते हैं क्लॉटिंग के दौरान। अभी हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं बाकी के बचे हुए कंपोनेंट्स। हमने प्रोटीन्स के बारे में बात कर ली, न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गैसेस होते हैं, वेस्ट भी होता है, सॉल्ट होता है, हार्मोन होता है और हेपरेनिन भी होता है। आगे जाके हम देखेंगे हेपरेनिन। और क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको हाईलाइट करो बच्चों, क्योंकि हम देखेंगे अभी ये कब एक्टिव हो जाता है क्लॉटिंग फैक्टर।
प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, इसको हम क्या कह देते हैं, सीरम कह देते हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी मैंने आपको, और ये चीज़ें हो चुकी हैं। बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, पर एक चीज़ बच्चे, आप रेड ब्लड सेल्स का यहाँ पर साइंटिफिक वे में यूज़ करना सीखिए। इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। साइंटिफिक वे में आप याद करोगे तो इससे रिलेटेड कितने टर्म्स आने वाले हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। अब यहाँ पर ये कहाँ पर होती है, रेड बोन मैरो में अकर होती है, और स्टार्ट कहाँ से होती है, लिवर में। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पहली चीज़, इसको क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स। फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। अगर यहाँ पे गलती से नंबर बढ़ गया, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। और नंबर कम होता है तो इसको, ये डिसीज कंडीशन होती है बच्चों, इसमें हमें आगे जाके यहाँ पर मेडिकल केयर लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते थे, जब नंबर बहुत कम हो जाता है, इसको एनीमिया, है ना, एनीमिया दूसरा शब्द होता है, और यहाँ पे हम इसको एरिथ्रोपेनिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक साइंटिफिक टर्म से रिलेटेड कितने टर्म्स आ गए, इंपॉर्टेंट है ना, तो इसी वे में आप यूज़ करेंगे। मोस्ट अबंडेंट यहाँ पे कितना यहाँ पे अमाउंट मिलता है। बात करें मेल्स की, तो अराउंड 5 to 5 मिलियंस पर mm ऑफ क्यूब ऑफ ब्लड में इतनी पाई जाती है यहाँ पे आरबीसी, ठीक है। तो मिलियंस में है बच्चों, मिलियंस में, वी आर मिलीनियर इन टर्म्स ऑफ आरबीसी। ना फीमेल्स में कितनी होती है, 4 to 4.5 मिलियंस पर mm ऑफ क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर ध्यान देना है। जहाँ मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट है वो सच में इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना है। सबसे पहले आरबीसी बनी कैसे, मिच्योर आरबीसी कैसे बनी, ठीक है। आरबीसी ऐसे ही नहीं बन जाती कि आरबीसी है, आरबीसी बनती है किस तरीके से यहाँ पे बनी। सबसे पहले हमारे पास होता है एक प्रिकर्सर सेल, जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये फर्दर से थोड़ा इमेच्योर सेल बना, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट्स, इट इज़ अ सर्कुलर, हैज़ न्यूक्लियस, हैज़ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन इट, ग्रैन्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, और हीमोग्लोबिन भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो मैं बात करूँ, जब यहाँ पे ये मेच्योर हो जाता है तो इसमें न्यूक्लियस भी खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपको कोई न्यूक्लियस दिख रहा है, नहीं। इसमें ऑर्गेनेल्स है, नहीं। ये सर्कुलर है, नहीं। तो इन दोनों में यहाँ पे डिफरेंस आता है, ठीक है। डिफरेंस आता है मेच्योर और इमेच्योर आरबीसी में, डिफरेंस बताइए। तो सबसे पहले मेच्योर आरबीसी डिस्कॉइडल बाइकनकेव शेप होता है, इन्यूक्लिएटेड होता है, इसमें कोई भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये मेच्योर से मेच्योर यहाँ पे आरबीसी बन रहा होता है, तो ये किसकी प्रेजेंस में बनता है, जब विटामिन B12 होता है, और जब यहाँ पे फॉलिक एसिड या आयरन प्रेजेंट होता है, तब ही यहाँ पे ये मेच्योर आरबीसी बनेगा। तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि किसकी ज़रूरत होती है ना, टू बिकम अ मेच्योर आरबीसी। तो यहाँ पे किस की ज़रूरत होती है, तो विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं हीमोग्लोबिन कितना नॉर्मल प्रेजेंट होना चाहिए। ये जो नंबर्स है ना बच्चों, जो मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ, ऐसे नहीं बता रही हूँ, ठीक है। आगे जाके आप फ्यूचर डॉक्टर्स बनोगे तो ये तो बेसिक्स टर्म्स हो जाएंगे आपके लिए। आप कभी चेकअप कराने जाओगे अपना, तो ये जब रिपोर्ट्स देखोगे कि आरबीसी का नॉर्मल काउंट, WBC, हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, तो ये आपको जनरली भी पता होना चाहिए कि कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन नॉर्मली कितना होना चाहिए, यहाँ पर 12 to 16 ग्राम्स इन 100 ml ऑफ ब्लड, यहाँ पे इतना नॉर्मल हमारे पास यहाँ पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब लाइफ स्पैन जो होती है वो 120 डेज की होती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ, ये कहाँ पे ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, जिसको हम स्प्लीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे देखोगे आप आयरन जो होते हैं 2+ आयरन का किस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से होता है, ये यहाँ पे सर्कुलर होते हैं, इसको हम बोलते हैं हीम पार्ट, ठीक है। तो ये मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ है, देखेंगे 2 अल्फा चेन्स होती हैं यहाँ पे, 2 बीटा चेन्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इस पर अटैच होती हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा इम्पॉर्टेंट फंक्शन। जब भी आरबीसी मैं बोलूँ आपको, तो आपके माइंड में आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स आना चाहिए, पहली बात। उसका नॉर्मल काउंटिंग आपको पता होना चाहिए, दूसरी बात। और तीसरी बात, यहाँ पे उसका फंक्शन पता होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। आरबीसी का मेन फंक्शन ही ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है। आपने इसका फंक्शन देखा होगा यहाँ पर ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस में,
नहीं देखा है तो उसकी भी वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगी। तो यहाँ पे देखो आप, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है, ठीक है। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे आ गया था एक बारी कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन को CO के साथ कंबाइन कर दिया था और पूछा था इसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन में दोनों था, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। कितना भी याद कर लो, कुछ बच्चे आखिर में जाके कंफ्यूज हो ही जाएंगे। तो इसको अभी देख लो कि भाई यहाँ पर जब CO2 के साथ ये कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन, तो हम इसको बोलते हैं कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। और यहाँ पे जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये बाइंड करेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, WBC ल्यूकोसाइट्स, WBC ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि WBC कितनी नॉर्मल इंडिविजुअल में प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि WBC में कोई भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। WBC आर कलरलेस। वाई दे आर कलरलेस? बिकॉज दे हैज़ अ एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में यहाँ पे आयरन प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से यहाँ पे रेड कलर प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ तो ना तो यहाँ पे हमारे पास हीमोग्लोबिन है ना आयरन है, तो ये कलरलेस होती है, ठीक है। न्यूक्लिएटेड होती है और वहाँ पे RBC, मैच्योर RBC न्यूक्लिएटेड होती है। डिफरेंसेस याद रखने हैं। और यहाँ पे रिलेटिव कितना नंबर होना चाहिए? 6000 to 8000 पर mm ऑफ क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है। तो 6 to 8000 होना चाहिए। वहाँ पे तो मिलियंस में बात हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे तो थाउजेंड्स में बात हो रही है। शॉर्ट लिव्ड होती है हमारी WBC एज कम्पेयर टू RBC। अब यहाँ पे इसका डिवीजन देखेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया है, पहले ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। सबसे पहले बात करेंगे ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। तो ग्रेनुलोसाइट्स में हम बात करेंगे तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले देखो न्यूट्रोफिल, और इसका दूसरा निकनेम, अरे निकनेम तो हम न्यूट्रोफिल रख देते हैं, थोड़ा निकनेम छोटा होना चाहिए। और यहाँ पे इसको हम दूसरा टर्म्स जो यूज़ करते हैं वो होता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। PMNL ये टर्म आ जाए तो घबराना नहीं है, ये इसी का ही नाम है, इसी के टर्म्स में यूज़ करा जाता है। इसका निकनेम क्या हमने रख दिया अभी? न्यूट्रोफिल, ठीक है। न्यूट्रोफिल क्यों न्यूट्रोफिल रखा है, उसका एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पर दोनों ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एसिडिक ग्रेन्यूल्स और बेसिक ग्रेन्यूल्स। अब जब दोनों मिलेंगे तो न्यूट्रल हो ही जाएगा, है ना। अब बेसिक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं यहाँ पे ब्लूइश पर्पलिश कलर के होते हैं और एसिडिक यहाँ पे रेड कलर के होते हैं। यहाँ पे इसमें जो होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस यहाँ पे बोलते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम भी रिलेटेड है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। टर्म समझ में आ रही है, टर्म से रिलेट कर पा रहे हो। सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट सेल्स जो होती हैं वो होती है 60 to 65%, ठीक है। फंक्शन इसका फैगोसाइटोसिस होता है। अब बढ़ते हैं आगे, इसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स, ठीक है ना। इसिनोफिल या एसिडोफिल, एसिडोफिल नेम से समझ आ रहा होगा, यहाँ पे एसिडिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। बाइलोब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, रेजिस्ट इन्फेक्शन अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन पे ये उसके अगेंस्ट वर्क करता है। कौन? इसिनोफिल या एसिडोफिल, ठीक है। 2 to 3% ये प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं यहाँ पे बेसोफिल की। बेसोफिल की अगर मैं बात करूँ तो इसको हम मास्ट सेल भी बोलते हैं। 0.5 to 1% यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप देखो ये क्या सिक्रीट कर रहा है, जो सिक्रीट कर रहा है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो यहाँ पे हेप्रेनिन एक्ट एज एंटीकोगुलेंट, सेरोटोनिन एक्ट एज एंटी इन्फ्लामेशन, हिस्टामिन कॉजिंग इन्फ्लामेशन। यहाँ पे हिस्टामिन जो कि इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है, सेरोटोनिन जो कि एंटी इन्फ्लामेशन है। आप यहाँ पे देखो कि ये बेसिक इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इसका जो न्यूक्लियस है वो एस शेप्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है बेसोफिल में। तो बेसोफिल में यहाँ पे बेसिक, न्यूट्रोफिल में यहाँ पे दोनों ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और एसिडोफिल्स या एसिनोफिल्स में यहाँ पे एसिडिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। बात समझ में आई? देखो अब यहाँ पे बेसिक चीज़ भी और देख लो यहाँ पे WBC से रिलेटेड कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ WBC को ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं और ये येलो बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। जो हमारा RBC था वो रेड बोन मैरो में था, ये हमारा येलो बोन मैरो में। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ए ग्रेनुलोसाइट की। अब यहाँ पे इसमें ये फर्दर डिवाइडेड है मोनो एंड लिम्फोसाइट्स। मोनो और लिम्फोसाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो कि मोनोसाइट्स जो होते हैं ये यहाँ पे लार्जेस्ट WBCs होते हैं, बट आप देखोगे कि यहाँ पर इसमें जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे किडनी शेप्ड होता है, ठीक है। और जब आप देखोगे यहाँ पे लिम्फोसाइट स्मॉलेस्ट WBC, तो उसका जो न्यूक्लियस है
वो लार्ज है, ठीक है। लार्जेस्ट WBCs में जो न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है वो किडनी शेप्ड होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए एम्फोसाइज कर रही हूँ कि लार्जेस्ट WBCs में लार्जेस्ट न्यूक्लियस है, नहीं, उसके साइज के कंपैरिजन में स्मॉलेस्ट WBCs में उसका जो न्यूक्लियस है वो बड़ा है, ठीक है। उसका साइटोप्लाज्म जो है वो स्क्लेंटी है, ठीक है। इसी चीज़ें रिलेट करो। जब मोनोसाइट फ्यूज करती हैं तो ये यहाँ पे मैक्रोफेजेस बना देती हैं, तो इसका जो फंक्शन होता है वो फेगोसाइटोसिस होता है। अगर मैं बात करूँ लिम्फोसाइट्स की, तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं इनका जो फंक्शन होगा, और क्लास 12 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में और अच्छे से देखोगे कि ये फर्दर हमारे पास T और B लिम्फोसाइट्स में डिवाइड कर जाती हैं, और जो B लिम्फोसाइट्स होती हैं वो किस तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करती हैं, वो चीज़ें हम आगे देखेंगे। ह्यूमन इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है लिम्फोसाइट, एंटीबायोटिक्स यहाँ पर एंटीबॉडीज़ बनाता है। अब यहाँ पे देखो इसकी एबनॉर्मल कंडीशन यहाँ पे देख लो ज़रा, उसी से रिलेटेड है, साइंटिफिक टर्म से रिलेटेड है, इसलिए उसको याद करने को मैंने इसलिए बोला है आपको, है ना। एक टेबल आप लोग बना लेना, तो उसमें यहाँ पे लिखना सबसे पहले RBC WBC, है ना, इस तरीके से लिखना RBC, है ना, WBC, और आगे हम प्लेटलेट्स करेंगे वो भी लिख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये तीनों लिख के फिर आप लिखोगे इसका साइंटिफिक नेम लिख लेना, इसकी एबनॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, है ना, फॉर्मेशन, जितने भी टर्म्स होंगे वो आप लिख लेना, कमेंट्स में डाल देना हो सके तो आपको याद रहेगा, ओके। अब देखो यहाँ पे एबनॉर्मल कंडीशन क्या है। जब नंबर कम होगा WBC का तो हम इसे ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। जब नंबर ज़्यादा होगा तो ल्यूकेमिया, या फिर इससे ब्लड कैंसर भी हो जाता है। तो ब्लड कैंसर जो होता है, जब बहुत ज़्यादा ही WBC बढ़ जाए तो यहाँ पे ब्लड कैंसर हो सकता है ना। और नंबर थोड़ा ही ज़्यादा बढ़े तो इसको ल्यूकोसाइटोसिस भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर देख रहे हैं हम, ऑर्डर पूछा भी जा सकता है, ठीक है। NLMAB, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, न्यूट्रोफिल, देन हमारे पास लिम्फोसाइट, देन हमारे पास मोनोसाइट, देन हमारे पास एसिडोफिल, बेसोफिल, ठीक है। मैंने अपने टाइम पे खुद से ही ट्रिक बनाई थी, बता देती हूँ ऐसे। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पर न्यूट्रोफिल जो है एक पर्सन है, ठीक है। ही हैज़ कैरी द मैंगो फ्रॉम आगरा टू बिहार, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बनाई थी, न्यूट्रोफिल लाया मैंगो आगरा से बिहार तक, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से टर्म बनाए थे, न्यूट्रोफिल लाया मैंगो आगरा से बिहार तक। तो न्यूट्रोफिल लाया, न्यूट्रोफिल सबसे बड़ा है इसमें, तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर नंबर में प्रेजेंट होता है, 60 to 66%। बढ़ते हैं आगे, प्लेटलेट्स बच्चों, प्लेटलेट्स क्या होती है, कुछ बच्चों को तो ये नहीं पता प्लेटलेट्स होती क्या है, ठीक है। प्लेटलेट्स देखो, सबसे पहले इसका नॉर्मल काउंट देख लो, 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर mm ऑफ क्यूब ऑफ ब्लड में इतनी पाई जाती है, 1.5 लाख टू 3.5 लाख। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, और इसकी फॉर्मेशन को थ्रोम्बोसाइटोपोइसिस बोलते हैं। ये भी रेड बोन मैरो में पाया जाता है। अब यहाँ पे किस तरीके से प्लेटलेट्स बनी, मेगाकार्योसाइट्स होती है, ठीक है। यह एक स्पेशल सेल होती है जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब ये ब्रेक होती है तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे प्लेटलेट्स बन जाते हैं। तो ये दिख रहा है आपको, शेप से भी दिख रहा है, इरेगुलर होते हैं, सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, स्टिकी और डेलिकेट सेल्स होती हैं, ठीक है। समझ गए क्या होती है प्लेटलेट्स। अब इसकी एबनॉर्मल कंडीशन भी टर्म से रिलेटेड है, अगेन मैंने बोला वो टेबल बना लेना। आप यहाँ पे देखो नंबर ज़्यादा है, प्लेटलेट्स ज़्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, ओके। अगर नंबर कम है प्लेटलेट्स का तो इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। ये 2-3 बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। बात करते हैं कोगुलेशन की। कोगुलेशन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, अगर आपको कट लग गया कहीं से, ठीक है ना, इंजरी हो गई कहीं से, ब्लड निकला जा रहा है, तो हमारा ब्लड भाई एक्टिव हो जाता है कि भाई इंजरी होगी या ब्लड निकल रहा है, तो कोगुलेशन का कुछ तो मैकेनिज्म होगा, और यहीं पे हमारा क्लॉटिंग फैक्टर भी आता है रोल में। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे हेपरिन जो कि होता है वो ऑक्सीडेशन जब होता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। परमानेंट सेल फॉर्मेशन ऑन टिश्यू इंजरी, जो टिश्यू पे यहाँ पे इंजरी हुई है उस पर परमानेंट क्लॉट बनाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, प्लेटलेट्स रप्चर होती हैं। ये रप्चर है बच्चे, स्पेलिंग देख लेना अगर आप, ये रप्चर है, प्लेटलेट्स रप्चर होती हैं। फिर वहाँ से रिलीज कर देती है थ्रोम्बोप्लास्टिन।
थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब यहाँ पर ये कैल्शियम से बाइंड होती है, थ्रोम्बोकाइनेज बना लेती हैं। ठीक है, ये टर्म्स रिलेटेड हैं एक दूसरे से, प्लीज़ बच्चों इसको यहाँ पे याद कर लो, इसलिए हाईलाइटेड वे में लिखें। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है कैल्शियम से बाइंड करके थ्रोम्बोकाइनेज बनाता है। थ्रोम्बोकाइनेज की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि उसे प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनना होता है। थ्रोम्बिन जो होता है वो यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में होता है, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए थ्रोम्बोकाइनेज की ज़रूरत पड़ती है। वो थ्रोम्बोकाइनेज कहाँ से बनेगा, जब यहाँ पे प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा, कैल्शियम से बाइंड करेगा तो थ्रोम्बोकाइनेज बनेगा, है ना। इसको रिपीट करोगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि हमें फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनाना है, क्योंकि एक्चुअल वर्क जो होता है फिब्रिन जो यहाँ पे होता है वो नेटवर्क बना लेती है। नेटवर्क इस तरीके से बना लेगी कि यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे क्या होती हैं, ये फिब्रिन यहाँ पर बन जाता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनाने में ज़रूरत किसी चाहिए, थ्रोम्बिन की हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिब्रिन जो होता है वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें ना जो अंदर जो होता है डेड सेल यहाँ पे फंस जाती हैं। नेटवर्क जो स्ट्रक्चर बनाए अंदर यहाँ पे डेड सेल फंस जाएंगे तो एक नेटवर्क अपने आप बन जाएगा। समझ आ गई बात आपको, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से फिब्रिन डेड सेल यहाँ पे मिलकर क्लॉट या थ्रोम्बस बना लेते हैं। समझ आई बात। और यहाँ पे ये जो चीज़ें दिख रही है ना, ये देख लो, एक्स्ट्रा में बताई है मैंने आपको कि विटामिन के की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जितने भी विटामिन जो होते हैं हमें ज़रूरत, जब हम अलग से विटामिन पढ़ेंगे या कभी आप पढ़ोगे तो विटामिन जब अलग से पढ़ते हैं तो उसका यूज़ नहीं समझ आता, है ना। बायोलॉजी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं और ऐसे विटामिन तो हम ऐसे देखते चले जाते हैं पर भूल जाते हैं। भूलना नहीं है, विटामिन B12 का यूज़ अभी मैंने आपको बताया था कहाँ ज़रूरत होती है। अब विटामिन के की रिक्वायरमेंट क्यों है, इसलिए रिक्वायरमेंट है फॉर थ्रोम्बिन सिंथेसिस। वैसे आप पढ़ोगे विटामिन के का यूज़ क्या है, इट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। अब यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग में यहाँ पे हेल्प करिए तो, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग में कैसे हेल्प करिए वो आप पूरा पढ़ रहे हो ना, इसलिए दिमाग खोल के पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर ये लिवर से यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन जो हमारा जाता है इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड में, तो यहाँ पे ये एक्टिव हो जाता है थ्रू थ्रोम्बोकाइनेज। समझ आई बात। और टेम्परेरी क्लॉट भी हमारा बन सकता है बाय एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन ज़रूरी है ताकि एक्सेसिव ब्लड लूज ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की। अब ब्लड ग्रुप्स देखो, एबीओ सिस्टम यहाँ पे सबसे पहले जो होता है हमारा, कार्ल आइंस्टीन ने यहाँ पे दिया था एबीओ सिस्टम, आरएस सिस्टम दोनों उन्होंने दिए हैं। तो यहाँ पर एबीओ सिस्टम जो है यहाँ पे आप देखोगे कि एबीओ सिस्टम यानी कि हमारे पास जो ब्लड ग्रुप्स ह्यूमन्स में प्रेजेंट होते हैं वो ए बी और ओ, 4 ही ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कोई जानते हो आप, 4 ही होते हैं ना, तो 4 ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर मेनली, ठीक है, अब आप एक्सेप्शन ढूंढ के लाओगे कि नहीं नहीं ये वाला भी होता है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। यहाँ पे फिलहाल हम देख रहे हैं एबीओ सिस्टम। ठीक है, एबीओ सिस्टम यहाँ पे देख रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे ए बी ओ, क्यों हम इन्हें ब्लड ग्रुप को ए बी ओ बोल रहे हैं, क्यों हम इन्हें XYZ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमें नेम देना था। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि कुछ जो एंटीजन यहाँ प्रेजेंट होती है, तो हमने ए का नाम इसीलिए दिया क्योंकि इस पर ए एंटीजन प्रेजेंट है ना, इसमें बी एंटीजन प्रेजेंट, इसमें ए और बी एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें यहाँ पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम इसको 0 बोलते हैं। 0 हम नहीं बोलते हैं क्योंकि सब अल्फ़ाबेट है, तो हमें इसको नेम देना था, वो बोलते हैं। ठीक है, समझ आई बात। अब ये आरबीसी के स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होती है। अब एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, इसके अगेंस्ट जो होती है वो एंटीबॉडीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में। ए ब्लड ग्रुप है तो यहाँ पे बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होंगी, बी वाले में ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी होंगी, ए बी वाले में किसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होगी, और हमारे ओ में दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी, ए और ए बी। ठीक है, मिसमैचिंग ऑफ ब्लड हुआ क्या, सपोज करो कि ए ब्लड ग्रुप है किसी में आपने और बी डाल दिया, तो क्या होगा, क्या होने के चांसेस है, खतरनाक यहाँ पे फेटल कंडीशन हो जाती है, जानलेवा घातक साबित हो सकता है ये। क्यों, क्योंकि क्लम्बिंग ऑफ आरबीसी हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे एग्लूटिनेशन हो जाएगा, ठीक है, जम जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये फेटल हो जाएगी कंडीशन, है ना, इंडिविजुअल के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से ए बी एंड ओ 4 ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है। आरबीसी में ए एंटीजन, बी, ये चीज़ें मैंने बता दी आपको, एंटीबॉडीज़ ये भी बता दिया, एंटीजन बता दिया।
अब देखो मेन बात कि ए वाला जो है वो किस चीज़ को डोनेट कर सकता है, वो ए को भी डोनेट कर सकता है, ए बी को डोनेट कर सकता है क्योंकि उसके एंटीजन सिमिलर उसमें प्रेजेंट है। बी वाला बी को कर सकता है, ए बी को कर सकता है, ए बी वाला सिर्फ ए बी को कर सकता है, और ओ वाला तो सबको कर सकता है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है उसके सरफेस पे। समझ आ रही है ना बात आपको मैं क्या कह रही हूँ आपको। लेकिन जो ओ वाला है वो यहाँ पर सिर्फ ओ से रिसीव करेगा। ए बी वाला जो है वो ए बी ओ किसी से भी रिसीव कर सकता है, तो ए बी को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोल देते हैं, है ना, क्योंकि वो तो किसी से भी रिसीव कर सकता है ना, और ओ को तो हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। सी अब हम आगे देखेंगे कि ओ पॉजिटिव यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर होता है या ओ नेगेटिव होता है। ठीक है, ओ अकेला नहीं होता है बच्चे, ओ पॉजिटिव नेगेटिव भी तो आता है आगे, उसको भी हम देखेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, आप मुझे अभी बताओ। अब देखो यहाँ पे सोचो तब तक। अब यहाँ पे देखो बी वाला जो होता है वो किस किस से रिसीव कर सकता है, बी से या ओ से, और ए वाला जो होता है वो ए से या ओ से रिसीव कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बात कर रहे हैं दूसरे सिस्टम की, एवीओ के बाद हम पढ़ रहे हैं आरएच सिस्टम। ये सबसे पहले यहाँ पे रीजस मंकी में डिस्कवर हुआ था। ध्यान से देखेंगे, आप समझेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट। ठीक है, सबसे पहले आरबीसी है हमारे पास। अगर उसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, अगर उसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, तो ये पॉजिटिव है। अगर उसमें आरएच प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे आरएच नेगेटिव बोलते हैं क्योंकि उसमें आरएच प्रेजेंट नहीं है, पहली चीज़। तो यहाँ पे आरएच प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पे आरएच प्रेजेंट है। ठीक है, आरएच पॉजिटिव में आरएच प्रेजेंट है, आरएच नेगेटिव में आरएच प्रेजेंट नहीं है। एंटीबॉडी की बात करें प्लाज्मा में बनेगी तो ये एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, ये एंटीबॉडी आरएच बना लेगी। आरएच नेगेटिव जो है वो एंटीबॉडी आरएच यहाँ पे बन जाएगी उसके प्लाज्मा में। अब ये किससे रिसीव कर सकता है, ये रिसीव कर सकता है फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, प्लस कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट द नेगेटिव ओनली एक्सेप्ट फ्रॉम द नेगेटिव। ठीक है, कंसेप्ट समझ आ रहा है, धीरे धीरे समझ जाओगे। डोनेट किसको कर सकता है, आरएच पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव को ही डोनेट कर सकता है, लेकिन आरएच नेगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ही यहाँ पे डोनेट कर सकता है। तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है धीरे धीरे। ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, कौन यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर होगा। ठीक है, धीरे धीरे देखो, क्योंकि यहाँ पे ये डोनेट तो किसी को भी कर सकता है ना, लेकिन ये डोनेट पॉजिटिव को ही कर रहा है। आगे देखते हैं। अब ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव कौन करेगा, चलो इसको सुलझाते हैं। सी यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर आरबीसी में अगर सपोज करो कि ये पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, यहाँ पे सबसे पहले ए पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ए पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब आरएच प्रेजेंट है। समझिए, पहली बात तो ये है आरएच प्रेजेंट है। अब यहाँ पे प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी बनेगी वो एंटी बी के अगेंस्ट बनेगी। ठीक है, तो ये रिसीव किससे कर सकता है, ये पॉजिटिव से भी रिसीव कर सकता है, नेगेटिव से भी रिसीव कर सकता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। डोनेट किसको कर सकता है, ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव, ये दोनों को डोनेट कर सकता है ना। ये मोर टर्म्स में आ गया। ठीक है, आगे जाके डिटेल में हम समझ रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब यहाँ पे ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव की बात करते हैं। सपोज करो यहाँ पे ओ नेगेटिव है, तो ये किस को डोनेट कर सकता है। अब ये डोनेट जो करेगा वो यहाँ पर, क्योंकि इसके ऊपर जो है कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसके प्लाज्मा में हर किसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर सबको डोनेट कर सकता है। ए पॉजिटिव को ए बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ओ पॉजिटिव को, ओ नेगेटिव को, ए बी नेगेटिव को, बी नेगेटिव को, ए नेगेटिव को, किसी को भी डोनेट कर सकता है। तो ओ नेगेटिव जो मोर साइंटिफिक वे में हम यूज़ करेंगे तो ओ नेगेटिव इज अ यूनिवर्सल डोनर रादर देन ओ पॉजिटिव। समझ आई, क्योंकि पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को दे सकता है, ना कि नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव वाला दोनों को दे सकता है। ठीक है, ये चीज़ समझ आई ना। आई होप सो मैंने ये चीज़ आपको अच्छे से समझा दी है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में, अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लग रही हो, जस्ट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे आइडिया लगे, ताकि मैं नए चैप्टर्स लाऊँ या टाइप करके लाऊँ, टाइप फॉर्म में आपको अच्छा लगता है, पीपीटी फॉर्म में या नोट्स के थ्रू। ठीक है, थोड़ा आइडिया मुझे भी मिलना चाहिए। यहाँ पे देखो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी ये कब ये कंडीशन होती है, सबसे पहले तो ये देखो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कि प्लस माइनस कुछ इधर उधर है, इनकम्पैटिबल है। ठीक है, टर्म्स से समझ लिया पहले। क्या ये कंडीशन तब होती है जब मदर पॉजिटिव नहीं होती है,
मदर नेगेटिव होती है। प्लीज़ इस चीज़ को एम्फसाइज करना कि मदर नेगेटिव होनी चाहिए, मदर नेगेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए बेबी, और फादर जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है इस कंडीशन को हम यहाँ पर जो हो जाती है फर्दर उसको हम बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। ठीक है, यानी कि आरबीसी से कुछ हो रहा है तो यहाँ पे फीटल के लिए अच्छा नहीं है, टर्म से समझ आ रहा है। और यहाँ पे हीमोलिटिक डिसीज़ ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, हीम वर्ड भी ब्लड से रिलेटेड है, देखते हैं ठीक है क्या हो रहा है। आरएच क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, तो मदर के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक फीटस है ना, फीटस इज आरएच पॉजिटिव। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब प्रेगनेंसी होगी तो यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल होगा। ठीक है, बिकॉज IgM इज एन एंटीबॉडी विच डजंट क्रॉस द प्लेसेंटा फर्स्ट टाइम। ओके ना, सेकेंड टाइम क्या होगा यहाँ पे, सेकेंड टाइम जो होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो होगा ब्लड मदर एंड बेबी का वो कहीं ना कहीं इंटरेक्ट हुआ होगा, तो यहाँ पे मदर की बॉडी में यहाँ पर उसके अगेंस्ट जो होगी एंटीबॉडी बन गई होगी, क्योंकि पहले तो एंटीबॉडी थी नहीं तो सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन प्रिपरेशन कर ली मदर की बॉडी ने कि यहाँ पे इसके अगेंस्ट बना लेनी है हमें एंटीबॉडी। सी, ये समझ आ रहा है। अब सेकेंड टाइम क्या हुआ, जब यहाँ पे ब्लड यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ पे इंटरेक्ट सेकेंड के दौरान ही यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर एक IgG एंटीबॉडी होती है, वो क्रॉस कर लेती है प्लेसेंटा। इट इज़ द ओनली एंटीबॉडी विच क्रॉसेस द प्लेसेंटा, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। IgG क्या होता है, वो क्रॉस कर लेता है। अब क्रॉस कर देगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैंने लिख दिया है, यहाँ पे क्या होगा कि ये डिस्ट्रॉय कर देता है RBC ऑफ द फीटस, फीटस की RBC यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है ना। सीवियर अनीमिया हो जाता है या सीवियर जॉन्डिस हो जाता है, जिससे बच्चा स्टिल बर्थ यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट देखो कैसे यहाँ पर फर्स्ट टाइम ब्लड मदर की जो बॉडी ने यहाँ पर एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट नहीं बनाई थी, सेकेंड टाइम बना ली तो यहाँ पे स्टिल बर्थ हो गया। कब होगा, जब मतलब यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव, बेबी पॉजिटिव, फादर पॉजिटिव। समझ आई बात। अब यहाँ पे देखो वैक्सीन इसके अगेंस्ट बनी है, वैक्सीन है रोगैम, जो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ पे दी जाती है। स्पेलिंग देख लेना बच्चे, है ना। ओके, तो ये चीज़, ये टर्म्स अब आपको समझ आ रहे हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस या हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यहाँ पर हम ह्यूमंस की बात करें तो मैं आपको इसको डिटेल में स्ट्रक्चर्स बताऊंगी, इसकी वर्किंग बताऊंगी। फिलहाल एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जानने की ज़रूरत है कि जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो एक्चुअली वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता कैसा है। ठीक है, एक बार ओवरव्यू देख लो ताकि तुम्हें बात समझ आ जाए कि हम किस तरीके से हमारा हार्ट 4 चैम्बर में डेवलप हुआ है, फ्रॉम 2 to 3। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पाइसिस में सबसे पहले मैं बात करूँ, हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉर्डेट्स में हार्ट वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव टू कैरी इन योर माइंड। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड एंड इट हैज़ ए मेसोडर्मल इन ओरिजिन। अब यहाँ पे बात करें पाइसिस की, तो यहाँ पे 2 चैम्बर्ड हार्ट है। मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों के दोनों चैम्बर्स में अगर मैं बात करूँ, बॉडी में यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे दोनों चैम्बर से होके जाता है। ठीक है, फिर यहाँ गिल्स के थ्रू यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है थ्रू आउट द बॉडी यहाँ पे सर्कुलेट होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वीनस हार्ट मैंने पॉइंट आउट करा है। वीनस हार्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर दोनों चैम्बर्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, तो यहाँ पर पाइसिस में वीनस हार्ट होता है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स की, तो यहाँ पर जो हार्ट आप देखोगे वो होता है आर्ट्रियोवीनस हार्ट। आर्ट्रियोवीनस हार्ट, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि यहाँ पे आर्ट्रियोवीनस टर्म का मतलब क्या है। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैंने ये आपको पढ़ाना ज़रूरी समझा कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में डिफरेंसेस बताइए। ठीक है, इट इज़ ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो यू हैव टू ब्रिंग योर माइंड हियर। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की अगर मैं बात करूँ तो रेप्टाइल्स में तो एक एक्सेप्शन है हमारा क्रोकोडाइल, जिसमें कि 4 चैम्बर हार्ट होता है, ये तो सबको पता ही है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 3 चैम्बर हार्ट किस तरीके से होता है। यहाँ पर हार्ट होता है तो यहाँ पे राइट ऑरिकल होता है और लेफ्ट ऑरिकल होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जाके सिर्फ एक ही वेंट्रिकल होता है, उसमें जाके ये मिल जाता है, मिक्स हो जाता है ये ब्लड। तो मिक्स हो रहा है यहाँ पे ब्लड,
तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही यहाँ पे हार्ट में आ रहा है, तो इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन तो यहाँ पे हो रही है। लेकिन क्योंकि ये मिक्स हो रहे हैं ब्लड, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में यहाँ पर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें एप्स एंड मेमल्स की, तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये रफ डायग्राम मैंने बनाया है, तो आप देखोगे कि राइट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब यहाँ पे ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है, दोनों के दोनों यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंटली सर्कुलेट होते हैं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसमें यहाँ पे डबल सर्कुलेशन हो रही है, वो कंप्लीट हो रही है, बिल्कुल मिक्सिंग ब्लड की नहीं हो रही है। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग यहाँ पर एप्स और मैमल्स में या 4 चैम्बर्ड हार्ट ऑर्गेनिज्म में नहीं होती है, ठीक है। समझ आ गई बात। तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन किस में होता है, एप्स और मैमल्स में। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हार्ट की अगर मैं बात करूँ तो कुछ टर्म्स हैं, इसको याद रखोगे तो जब मैं हार्ट का स्ट्रक्चर ब्रीफली बताऊंगी तो उसे समझने में वो आपके माइंड में एकदम इम्पैक्ट कर जाएगा। अगले कुछ मिनट्स अपना ध्यान यहीं पे रखना, तो हार्ट समझ में आ जाएगा लाइफ लॉन्ग के लिए। हार्ट इज़ अ बेसिक ऑर्गन और अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। सिर्फ यही एक ऑर्गन है जो हमारे साथ रहता है, हमेशा पंप करता रहता है, थकता नहीं है कभी, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर राइट ऑरिकल है और लेफ्ट ऑरिकल है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है ये, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल है। अगर मैं बात करूँ ऑरिकल्स की, तो ऑरिकल्स जो होते हैं वो 1/3 होते हैं ऑफ द हार्ट और वेंट्रिकल्स होते हैं 2/3, है ना। अगर मैं बात करूँ रफली तो ये यहाँ पे वेंट्रिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, ऑरिकल्स थोड़े छोटे होते हैं, ओके। अब यहाँ पे एक सर्कस और फिजर टर्म दिख रहा है आपको, तो ये रिजेस होते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा रिज होगा तो फिजर बोल देते हैं, कम बड़ा होगा तो सर्कस बोल देते हैं। अब यहाँ पर बिटवीन द टू यानी कि राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल के बीच में यहाँ पे इंटर ऑरिकुलर सर्कस होता है, जबकि यहाँ पर दोनों वेंट्रिकल्स राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे इंटर वेंट्रिकुलर सर्कस होता है, ठीक है। दोनों आर्टिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो यहाँ पे सर्कस प्रेजेंट या ग्रूव प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ग्रूव टर्म यूज हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर ग्रूव, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई हो। अब प्रोटेक्टिव कवरिंग की बात करें तो यहाँ पे हार्ट की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है पेरिकार्डियम। प्लीज रिमेंबर द टर्म पेरिकार्डियम, ओके। सो पेरिकार्डियम पे यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आप किस तरीके से लिखोगे। पेरिकार्डियम जो होती है, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव सैक ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव सैक ऑफ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे सराउंड्स द हार्ट एंड इट इज़ फिल्ड विद अ फ्लूइड, मतलब कि यहाँ पर किस तरीके से पेरिकार्डियम दिखती है। सबसे पहली बात है कि पेरिकार्डियम में यहाँ पे 2 लेयर होती है, एक होती है पैराइटल, एक होती है विसरल। हमेशा टर्म याद रखेंगे कि पैराइटल और विसरल टर्म जहाँ पे आ जाए तो विसरल लेयर हमेशा ऑर्गन के पास होगी, तो इसमें तो कन्फ्यूजन होना ही नहीं है कि यहाँ पर बाहर कौन सी लेयर प्रेजेंट है। बाहर यहाँ पे पैराइटल प्रेजेंट है, अंदर यहाँ पे विसरल प्रेजेंट है। बिटवीन दिस टू यहाँ पर एक पेरिकार्डियल स्पेस होता है, समझ आई बात, पेरिकार्डियल स्पेस। अब इस पेरिकार्डियल स्पेस में यहाँ पर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। इस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। इट प्रिवेंट फ्रिक्शन, प्रिवेंट डेसिकेशन मतलब डिहाइड्रेशन से बचाता है, और ये एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लेयर्स ऑफ हार्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 लेयर्स होती हैं, एपी, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम जो होती है वो बाहर साइड होती है, मायोकार्डियम बिटवीन एंड एंडोकार्डियम जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर बोथ एपिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मायोकार्डियम की, सो इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे आगे बात करें कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रही हूँ, किस तरीके से हार्ट में यहाँ पर थिकनेस वेरी करती है। ऑरिकुलर वॉल्स जो होती हैं वो थिन होती है वेंट्रिकुलर वॉल से। क्यों ऐसा होता है, अब यहाँ पे ये एक मैं डायग्राम का रेफरेंस ले रही, ठीक है। ये हमारा राइट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल है। अब देखो यहाँ पर जो राइट ऑरिकल होता है यहाँ पे कुछ रिजेस होती हैं, ओके। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो राइट वेंट्रिकल में यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रिजेस होते हैं, और ये यहाँ पर जो लेयर है इनर मोस्ट होती है यहाँ पे हमारी एंडोकार्डियम,
और जो यहाँ पे बीच में लेयर प्रेजेंट होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ यहाँ पर हमारी जो होती है मायोकार्डियम, ठीक है, और आउटरमोस्ट क्या होती है, एपिकार्डियम। अब यहाँ पे मायोकार्डियम थिकनेस वेरी करती है, यहाँ पे ऑरिकल्स जो होती हैं वो थिन होती है, वेंट्रिकल्स जो होती है वो थिक होती है। ऐसा क्यों होता है? जब ब्लड यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यहाँ से पंप होगा, ठीक है, अंदर जाएगा यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ पे हमारी पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स में जाएगा, लंग्स से वापस यहाँ पे आएगा। अगर मैं बात करूँ लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो यहाँ पर एक तो ये कंसेप्ट है कि ऑरिकल्स में कम प्रेशर होता है कंपेयर टू दैट ऑफ वेंट्रिकल, क्योंकि वेंट्रिकल्स को यहाँ पे जो होता है ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को पंप आउट करना पड़ता है टू द हार्ट एंड टू द बॉडी थ्रू द एओर्टा, ठीक है। तो यहाँ पर इनको यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल और ज़्यादा थिक होता है टू दैट ऑफ राइट वेंट्रिकल, ठीक है। कंसेप्ट थोड़ा समझ लो कि राइट वेंट्रिकल से ज़्यादा थिक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड जो होता है सर्कुलेट करना पड़ता है टू द होल बॉडी, ठीक है, थ्रू द एओर्टा, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है ना। अब पूरी बॉडी को हर्ट देना है तो ज़्यादा प्रेशर के साथ देना होगा, तो वहाँ पे उसे झेलने के लिए जो बॉल्स होनी चाहिए वो थिक होनी चाहिए। इट इज़ थिक बिकॉज ऑफ मायोकार्डियम। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। और यहाँ पे ये चीज़ें सारी लिखी हुई हैं मैंने, नोट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में मुझे लिख देना, टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऑरिकुलर वॉल्स थिन होती हैं, वेंट्रिकुलर वॉल्स थिक होती हैं, ये दोनों चीज़ें समझ आई। लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा थिक होता है टू दैट ऑफ राइट वेंट्रिकल, ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। मायोकार्डियम इज थिकेस्ट इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। क्यों? क्योंकि उसे प्रेशर को झेलना होता है। अब यहाँ पे बात करें सेप्टम की, ठीक है। लेयर्स की बात कर ली हमने, स्ट्रक्चर्स देख लिया यहाँ पे, फिर हमने बात करी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, फिर हमने पेरिकार्डियम की बात करी, हमने 3 लेयर्स की बात कर ली। अब हम सेप्टम की बात करें। सेप्टम क्या है? सेप्टम 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। सेप्टम इज अ मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स डीऑक्सीजनेटेड टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेप्टम होता क्या है, किस तरीके से कितने सेप्टम यहाँ पे होते हैं। बिटवीन द 2 राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल के बीच में यहाँ पर इंटर ऑरिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है, और राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के बीच में यहाँ पे होता है फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस इट इज अ रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवल ओपनिंग, ये ओपनिंग होती है बिफोर बर्थ, तो यहाँ पे ओपन रहता है, ठीक है। तो हार्ट, किसी किसी के हार्ट में होल होता है, दिल में छेद होता है, ये जो टर्म आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो ये जो टर्म है वो इसी से आता है, फोसा ओवेलिस। आफ्टर बर्थ अगर अपने आप वैसे क्लोज हो जाता है, अगर नहीं होगा सो यहाँ पर ये हार्ट में होल, इसी को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉर्डिने, टेंडिने, पेपिलरी मसल्स क्या होती हैं, टर्म्स आपने सुने होंगे। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे मैंने आपको रिजिस के बारे में बता दिया। ऑरिकुलर में यहाँ पे थोड़े पतले पतले से होते हैं, और यहाँ पे थोड़े लार्ज ग्रुप टाइप के होते हैं, है ना। अब यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि आगे जाके यहाँ पर आप देखोगे ये जो ग्रुप्स होते हैं, ऑरिकुलर वाले को हम बोलते हैं पेक्टिनेट मसल इन आर्ट्रिया। अब यहाँ पे देखोगे ये स्मॉल रिजिस होते हैं, आर्ट्रिया में प्रेजेंट होते हैं। और अगर मैं बात करूँ लार्ज रिजिस को हम क्या बोल देते हैं, इन द वेंट्रिकुलर इट इज़ कॉल्ड एज कॉलुमिनाe कार्ने, ठीक है। अब कॉलुमिनाe कार्ने के ऊपर ही आगे जाके मसल्स डेवलप हो जाती है, इसको हम बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स जो होती हैं, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ पे देखो, पेपिलरी मसल्स जो होती हैं वो यहाँ पे 3 होती हैं इन राइट वेंट्रिकल और 2 होती है इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो 3 कहाँ पे हो रही है, राइट वेंट्रिकल में, 2 कहाँ है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ओके। अब यहाँ पे कॉर्डिने टेंडिने क्या है, कॉर्डिने टेंडिने यहाँ पे वॉल्स को सपोर्ट करती है। जब ब्लड बाहर पंप आउट होना है वेंट्रिकल से, तो ये सपोर्ट करती है वॉल को कि वॉल्स अगेंस्ट ना खुल जाए, ठीक है। अगर आप गेट खोलते हो घर पे या फिर डोर खोलते हो, तो जिस साइड आप खोल रहे हो तो वहाँ पे आपको होल्ड करना पड़ता है ताकि वो अगेंस्ट ना खुल जाए, है ना। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये होल्ड करके रखती है वॉल्स को। अटैच कहाँ पे रहती है, एक साइड वॉल से अटैच रहती है और एक साइड पेपिलरी मसल से अटैच रहती है। अब ये वॉल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो रिजिस का काम क्या है, रिजिस का पर्पस क्या है कि सरफेस एरिया इंक्रीज करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वहाँ पे होल्ड हो सके।
अब यहाँ पे बात कर रहे हैं वॉल्स की। अब मैंने जो अभी आपको बताया है वॉल्स के बारे में, वॉल्स देखो, वॉल्स क्या होती हैं? इट इज़ अ थिन मस्कुलर फ्लैप। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस है, कोई भी आपसे कभी भी पूछ सकता है, टीचर्स पूछ सकते हैं वॉल्स क्या होती है। तो आप कह सकते हो, आप एक चीज़ तो कह दोगे कि यहाँ पर ये बैक फ्लो यहाँ पे प्रिवेंट करता है, लेकिन ये होते क्या है, ये थिन मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब यहाँ पे देखो कि किस तरीके से कहाँ पर कौन सी वॉल्व प्रेजेंट रहती है ना। अगर आप देखोगे यहाँ पर कि राइट ऑरिकल और राइट ऑरिकल से अगर जैसे ब्लड आया, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा जो होता है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इनमें जो वॉल्व्स प्रेजेंट होती है वो यहाँ पर एडल्ट्स में कोई वॉल्व नहीं होती, लेकिन फीटस में यहाँ पे हर्वेशियन वॉल्व प्रेजेंट होती है। इंफीरियर वेना कावा में यहाँ पे वॉल्व जो प्रेजेंट होती है वो होती है इशुएन वॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में ब्लड आया, अब वो गया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो जब ये जा रहा है तो बीच में बॉल पड़ रही है, उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। अब यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ये जा रहा है यहाँ पे अपना ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स में। अब यहाँ पर जो वॉल्व आएगी वो आएगी पल्मोसेमिल्यूनर वॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पर ये यहाँ से लंग से वापस आया हमारे लेफ्ट ऑरिकल में, और वहाँ से जब नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा तो बाइकस्पिड यहाँ पे मैटरनल वॉल्व होती है, और यहाँ पर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस एओर्टा के थ्रू आउट द बॉडी ब्लड जाना है। इट इज़ फ्रॉम दी एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व, ठीक है। ये वॉल्व्स इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है ना। कंसेप्ट बता दिया है, एक और बार इस वीडियो को बस बैक करके देख लो तो ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ये नोट्स आपको कैसे लगे कमेंट में बताना, ठीक है। तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपको ये नोट्स के थ्रू समझ आ रहा है, क्या पीपीटी से आपको ज़्यादा समझ आता है या नोट्स के थ्रू ज़्यादा समझ आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे वेसल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वॉल्स के बारे में तो हमने बात कर ली, अब बात करेंगे वेसल्स के बारे में। अब देखो यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा से यहाँ से हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इंफीरियर वेना कावा से लोअर बॉडी का ब्लड आ रहा है, और सुपीरियर से अपर बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हार्ट में, ठीक है। और यहाँ पे कोरोनरी साइनस भी प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। ये जो होती है ये मसल हार्ट के आसपास की यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं जो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं, कोरोनरी साइनस, ठीक है। तो यहाँ पे ला रही है राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से ला रही है राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से ब्लड जाता है टू द लंग्स, ठीक है। अब लंग्स में जा रहा है, लंग्स से यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आ रहा है। अब लेफ्ट ऑरिकल से यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। यहाँ से एटा के थ्रू आउट द बॉडी यहाँ पे हमारा ब्लड पहुँच जाएगा। अब पल्मोनरी वेन जो होती है वो क्या करती है, ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है टू द हार्ट। अब यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है कि पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आउट ऑफ हार्ट, हार्ट है ये, आउट ऑफ हार्ट, ओके। और यहाँ पे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आउट ऑफ हार्ट एओर्टा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन आ रहा है यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ला रहा है हार्ट को, पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स जहाँ कंफ्यूज होते हैं ना बच्चे, वो मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे बात करेंगे मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। इट इज़ द वे, जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया कि यहाँ पे कितनी यहाँ पे लेयर्स होती हैं, एपी, मायो और एंडोकार्डियम, ये तीनों लिख दी हैं मैंने। उसके बाद मैंने आपको स्ट्रक्चर इसका पढ़ाया, पेपिलरी मसल्स, कॉलमिने कार्ने, कॉर्डिनेट टेंडने, ट्राइकस्पिड बॉल, कहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ अगर आप एक डायग्राम में डाल दोगे तो आपका टीचर आपका मार्क्स नहीं काट सकता, ठीक है। आप ब्लड को भी यहाँ पे आते हुए शो कर सकते हो, वॉल्स बना के शो कर सकते हो कि कहाँ पर किधर ब्लड जा रहा है। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे आपकी पल्मोनरी वेन है, ये 4 नंबर होती हैं, ठीक है। आई होप सो दिस इज़ क्लियर टू यू। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ हार्ट, है ना। हार्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हार्ट के वर्क करने के पहले किस तरीके से रिदम्स होती हैं हार्ट की, ये आपने सुना होगा। तो एक्चुअली सबसे पहले जो होती है एक इम्पल्स जनरेट होती है हार्ट में।
अब जो इम्पल्स जनरेट होती है वो हार्ट अपनी खुद बनाता है, इसीलिए हार्ट को हम मायोजेनिक कहते हैं और ये अपनी रिदम खुद मेंटेन करता है, इसलिए हम इसको ऑटो रिदमिक ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेंटेन करते हैं अपने ऑटो रिदमिसिटी। ये दो टर्म समझ में आए। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो सबसे पहले SAN में यानी कि साइनो ऑलिक्यूलर नोड में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स जनरेट होती है। सो इसीलिए हमको SAN को हम इसे पेस मेकर बोलते हैं। समझ आई बात। तो साइनो ऑरिक्यूलर नोड एक्ट एज अ पेस मेकर, देन ये इम्पल्स जो होती है वो ट्रांसफ़र हो जाता है AB नोड। अब AB नोड के पास ये ट्रांसफ़र हो रहा है तो AB नोड जो होगा ये पेट सेटर की तरह एक्ट करता है। ये लेफ्ट वॉल ऑफ राइट एट्रिया में प्रेजेंट होता है और जो हमारा साइनो ऑरिक्यूलर नोड होता है वो राइट वॉल ऑफ राइट एट्रिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें क्लियर हुई। अब फर्दर ये किस तरीके से यहाँ पे इम्पल्स आगे जाती है। फर्दर जो होता है AB नोड से बहुत सारी बंडल्स यहाँ पे निकलते हैं। ठीक है, तो बंडल्स निकल रही है राइट और लेफ्ट ब्रांच ऑफ AB बंडल की यहाँ पे आगे जाके ब्रांचेस निकलती हैं और इन दोनों चीज़ों को ही मिलाकर हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं। NCERT में दिया है तो एक्चुअली बंडल ऑफ हिस होता क्या है, तो यहाँ पर AB बंडल प्लस उसकी ब्रांचेस राइट और लेफ्ट ब्रांच ऑफ AB बंडल को हम यहाँ पे बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे फर्दर और यहाँ पे ये डिवाइड होता है तो यहाँ पर आगे इम्पल्स जो होती है वो पुरकिंजे फाइबर्स के पास जाती है, देन यहाँ पे वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स के पास यहाँ पे इम्पल्स हमारी पहुँचती है। तो वहाँ पे इम्पल्स जब जनरेट होगी तो यहाँ से ब्लड पंप होने का एक्शन होगा थ्रू वेंट्रिकल्स। समझते हैं इसको डिटेल में। यहाँ पर अब यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है तो ये फ्लो चार्ट है, याद रखना है किस तरीके से हमारे एक्शन पोटेंशियल सैंड के थ्रू यहाँ पे वेंट्रिकल्स की वॉल पे पहुँचा। ठीक है, सबसे पहले SA नोड यहाँ पे एट्रियल मसल्स के थ्रू AV नोड, ठीक है, AV नोड के थ्रू AV बंडल है ना, बंडल ऑफ हिस, देन पुरकिंजे फाइबर, देन मसल ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, उसकी वॉल पे यहाँ पे इम्पल्स इस तरीके से पहुँचती है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। अभी देखो आगे हम देखते हैं कि इम्पल्स एक्चुअली है क्या। इम्पल्स कोई नर्व फाइबर नहीं है यहाँ पर। इम्पल्स यहाँ पे हार्ट की खुद, क्योंकि वो खुद अपनी रिदम बना रहा है, खुद अपनी यहाँ पे इम्पल्स जनरेट कर रहा है। तो इम्पल्स क्या है, इट इज़ अ मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ना, अभी ECG हम पढ़ेंगे तो ECG का बेसिक्स बनाती है ये सारा। आप आगे जाके फ्यूचर डॉक्टर्स, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ECG के बारे में आप पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स बना रही है। इसको ध्यान से पढ़ो, समझ के पढ़ो तो ईजी होगा सब कुछ। अभी देखेंगे ये कार्डियक साइकिल क्या है। कार्डियक साइकिल क्या है, यहाँ पर जितने भी सारे यानी कि सेट ऑफ इवेंट्स विच फॉलोज द इम्पल्स प्रोडक्शन बाय सेल। सेल के बाद जितने भी यहाँ पे इवेंट्स आगे जाके हो रहे हैं, इम्पल्स प्रोडक्शन जो हो रही है थ्रू सेल, उसके बाद जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। कार्डियक साइकिल यहाँ पे 0.8 सेकंड की होती है। किस तरीके से यहाँ पर ये देखा, 1 मिनट में यहाँ पे हार्ट या रिदम जो होती है वो 72 बार हमारा बीट करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 60 डिवाइडेड बाई 72। ठीक है, तो यहाँ पर 0.8 सेकेंड निकल के आया। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब यहाँ पे 0.8 सेकंड में क्या क्या चीज़ें हो रही है वो देखेंगे। सबसे पहले दो टर्म देखो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायस्टोल माने रिलैक्स, सिस्टोल माने कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोल माने रिलैक्स, सिस्टोल माने कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि 0.8 सेकंड किस तरीके से यहाँ डिवाइडेड है। ये जो चीज़ देख रहे हो ना, ये है कार्डियक साइकिल। सी यहाँ पर हमारा सबसे पहले 0.4 सेकंड के लिए होता है जॉइंट सिस्टोल। ठीक है, जॉइंट सिस्टोल, हार्ट रिलैक्स कर रहा होगा उस पोजीशन में। ठीक है, ये समझ में आया, जॉइंट सिस्टोल का टर्म समझ में आया आपको। अब यहाँ पर 0.1 सेकंड के लिए यहाँ पे होता है ऑरिक्यूलर सिस्टोल, यानी कि एट्रिया यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे 0.1 सेकंड के लिए। फिर उसके बाद 0.3 सेकंड के लिए यहाँ पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होगा, यानी कि वेंट्रिकल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये तीनों मिला के 0.8 सेकंड हो गया। तो ये हमारी कार्डियक साइकिल है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। सी यहाँ पर जॉइंट सिस्टोल होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमने ओवरव्यू देखा, एक्चुअली में जॉइंट सिस्टोल में हो क्या रहा है। जॉइंट सिस्टोल जैसे कि मैंने क्या कहा कि यहाँ पर सारे चैम्बर्स रिलैक्स्ड कर रहे होंगे। एक चीज़ है जो यहाँ पे नोट करने वाली है कि हार्ट जो होता है वो यहाँ से हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन पे यहाँ पे हार्ट हमारा जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर
इसको मैं हायर को प्लस से डिनोट कर दूंगी और लोअर को माइनस से। तो इस तरीके से हमारा ब्लड जो होगा वो मूव करेगा। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ समझ लो, इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसको आपको इस कॉन्सेप्ट को इसी से समझाऊंगी। जितने चैम्बर्स हैं वो रिलैक्स है सबसे पहले। तो यहाँ पे हार्ट के अंदर नेगेटिव प्रेशर है, मतलब कि नेगेटिव यानी कि यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, लोअर कंसंट्रेशन है तो चाहता है कि यहाँ पे हार्ट में ब्लड आए। अब आएगा कहाँ से, यहाँ पर सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से यहाँ पे ब्लड आएगा अपना राइट एट्रिया में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इधर आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, और राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो कि यहाँ पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल यहाँ पे ओपन होगी, ये वाली बॉल्स जो होंगी यहाँ पे ओपन होंगी ताकि ब्लड इजीली अंदर आए। ब्लड फिलिंग इनटू द ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स, यहाँ पे ब्लड आता है, ठीक है, रिलैक्स्ड है सब कुछ। 0.4 सेकेंड के लिए ब्लड आया यहाँ पर, बाहर हम कह सकते हैं पॉजिटिव है ना, बाहर से ब्लड आ रहा है, और अंदर नेगेटिव है, तो अंदर यहाँ पे फिलिंग हो रही है। जब ऑरिकल्स की फिलिंग हो रही होती है ब्लड की, तो यहाँ पर 70% ऑफ द ब्लड वॉज फिल्ड इन वेंट्रिकल ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइकस्पिड और यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल खुली होती है, तो यहाँ पे उसमें भी 70% यहाँ पे वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है। अब बाकी का 30 कैसे जाएगा वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई, ओके। अब एट्रियल सिस्टोल क्या है, एट्रियल सिस्टोल यानी कि यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सेंड जो होता है वो इम्पल्स प्रोड्यूस करता है। सेंड कहता है ब्लड आ रहा है भाई, ब्लड। अब यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पर ब्लड आया, तो ब्लड आने के बाद यहाँ पे ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब ब्लड इधर मूव करेगा, समझ आई बात, ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पे सेल ने प्रोड्यूस करी इम्पल्स प्रोड्यूस करी, तो एट्रियल सिस्टोल होगा यहाँ पे, है ना। और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव प्रेशर एट्रिया में हो जाएगा, और बाकी की 30% हमारी वेंट्रिकुलर फिलिंग इससे हो जाएगी, जो कि रैपिड होगी। जब यहाँ पे जॉइंट सिस्टोल हो रहा होगा तब भी वेंट्रिकुलर 70% फिल हो रहे हैं, लेकिन तब वहाँ पर वो स्लो प्रोसेस होगी, इट इज़ एन रैपिड प्रोसेस, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल में यहाँ पे रैपिड प्रोसेस है, जहाँ पर 30% वेंट्रिकल्स में यहाँ पे ब्लड बाकी का फिल हो जाएगा। अब हम देखेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि आप वेंट्रिकल से यहाँ पर सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सी, तो यहाँ पर जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप खुद सोचो बच्चों, यहाँ पर जो अब मैंने यहाँ पे हार्ट बनाया ये, तो यहाँ पे अब देखो आप यहाँ पर, ठीक है, रफ डायग्राम है। सी, अब यहाँ पर जैसे कि ब्लड आया, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एट्रिया से ब्लड चला गया, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा, या नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर ये वाली वॉल्स, अगर हमें आगे ब्लड पहुँचाना है तो ये वाली वॉल्स को क्लोज होना पड़ेगा, ये वाली वॉल्स को, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल को क्लोज होना पड़ेगा, ताकि यहाँ से तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल को क्लोज होना पड़ेगा, ताकि यहाँ से जो ब्लड है वो सेमिल्यूनर वॉल के थ्रू यहाँ पर या तो लंग्स में चली जाए थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, या तो यहाँ से वॉल सेमिल्यूनर जो वॉल्स होती हैं एओर्टा के थ्रू द बॉडी यहाँ पे सर्कुलेट हो। समझ आई बात आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे ये वाली वॉल्स ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ये लिख भी रखा है कि वेंट्रिकुलर्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल क्लोज रहेंगी, पॉजिटिव प्रेशर यहाँ पे वेंट्रिकुलर्स में बन जाएगा, एसएलवी ओपन्स एंड ब्लड्स गेट आउट। एसएलवी क्या है, सेमिल्यूनर वॉल्स जो होंगी वो ओपन हो जाएगी और ब्लड बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ओपन होगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एयरटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी यहाँ पे सर्कुलेट होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ईजी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं यहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ें एक बार में रैप अप करी है कार्डियक साइकिल में, ठीक है। पहले तो मैंने आपको सब चीज़ बता दी है, एक बार ओवर रिवाइज कर लेते हैं किस तरीके से चीज़ें हुई हैं। मतलब मैं कह रही हूँ कि जॉइंट सिस्टोल होगा तो यहाँ पे सारे चैम्बर्स रिलैक्स्ड होंगे और नेगेटिव प्रेशर हार्ट में बन रहा होगा, तो ब्लड जो होगा वो हार्ट में आएगा, ठीक है। हार्ट में आएगा तो एट्रिया के थ्रू वेंट्रिकल्स में भी 70% वेंट्रिकुलर फिलिंग भी हो जाएगी, ठीक है। इट इज़ एन स्लो प्रोसेस, और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल ओपन रहेगी। हर एक टर्म आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, जॉइंट सिस्टोल में। और यहाँ पे बना भी रखा है मैंने, पॉजिटिव प्रेशर है, यहाँ सब नेगेटिव प्रेशर है। अब यहाँ पे
प्रेशर नहीं है, यहाँ पे कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन के टर्म्स में हम बात करें, ब्लड का कंसंट्रेशन किधर कम है और किधर ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो 0.1 यानी कि ऑरिक्यूलर सिस्टोल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टर्म भी यूज़ कर सकते हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऑरिकल्स, ऑरिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर है एट्रिया में, मतलब कि बाकी की 30% बची हुई वेंट्रिकुलर फिलिंग किसके थ्रू होगी, जब यहाँ पर ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझ आनी चाहिए। तो यहाँ पे SAN के थ्रू AV नोड यहाँ पे इम्पल्स इस तरीके से आगे पहुँची, समझ आया। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि पॉजिटिव प्रेशर किस में था, एट्रिया में, तो यहाँ पे नेगेटिव था, तो यहाँ पे बाकी की 30% यहाँ पे फिलिंग हुई। ठीक है ना। और नेगेटिव यहाँ पे रिलैक्स्ड है, मतलब नेगेटिव का मतलब रिलैक्स्ड कह सकते हैं, या हार्ट का जो ब्लड का कंसंट्रेशन कम भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब बाकी का बचा हुआ कितना हमारे पास सेकेंड रह गया है, 0.3 सेकेंड। अब 0.3 सेकेंड में क्या हो रहा होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल क्लोज हो जाती है। जब क्लोज होंगी ताकि बैक फ्लो ना हो, ठीक है, वो क्लोज इसीलिए होती है क्योंकि आगे जो होगा वो ब्लड हमें थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करना है। अब थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट सेमिलुनर वॉल्स के थ्रू हो रही है ना, तो वहाँ पर वापस बैक फ्लो ऑफ द ब्लड प्रिवेंट करने के लिए हमें ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल बंद हो जाती है और एकदम से बहुत जल्दी ऐसे बंद होती है। तो उसको हम साउंड जो होता है पहला, उस साउंड को क्या कहते हैं, लब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि पॉजिटिव प्रेशर यहाँ पे वेंट्रिकल्स में बन गया, पॉजिटिव प्रेशर वेंट्रिकल्स में बन गया और नेगेटिव प्रेशर यहाँ पे वॉल्स में, थ्रू द वॉल्स। अब यहाँ पे सेमिलुनर वॉल्स ओपन हो जाएंगी, तो वहाँ से यहाँ पर बॉडी में या लंग्स में हमारा ब्लड चला जाएगा। ओके, अब सेमिलुनर वॉल ओपन है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ब्लड का इंजेक्शन हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी सेमिलुनर वॉल यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। जब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाऊँ तो मैं कह सकती हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ कि जैसे यहाँ पर ब्लड था, ठीक है, तो यहाँ पर पहले ब्लड था, ये यहाँ पे वॉल्स ओपन थी और ये वाली यहाँ पे वॉल्स क्लोज थी। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लड जब चला गया है ना, ब्लड जब सर्कुलेट हो चुका है यहाँ पे, तो फिर से यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर आ जाएगा। जैसे ही धप से यहाँ पर खाली होगा, वेंट्रिकल खाली होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर आ जाएगा, तो ये अपने आप खुल जाएगी। ठीक है, ये वॉल्स अपने आप खुल जाएंगी। ठीक है, तो जब ये दोबारा से खुलेगी, है ना, ताकि दोबारा से वेंट्रिकुलर यहाँ पे फिलिंग स्टार्ट हो सके, है ना, ये रैपिड प्रोसेस ही तो हो रही है ना, हर मिनट हम ब्रीथ कर रहे हैं तो कितना कुछ हमारा जो हर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब सेमिलुनर वॉल्स क्लोज होंगी तो यहाँ पे डब का साउंड होगा, यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट और ये साइकिल मैंने आपको आई होप अच्छे से बता दिए। ठीक है, अब बात कर रहे हैं व्हाट इज़ कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट में यहाँ पे हम देखते हैं कार्डियक आउटपुट होता क्या है। सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम समझो। स्ट्रोक यानी कि एकदम से, मतलब कि द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंपेड आउट by each ventricle for each heartbeat is known as a stroke volume, है ना। हर एक मिनट में, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि हमारा जो वेंट्रिकल्स के थ्रू यहाँ पर ब्लड निकल रहा है, ब्लड पंपेट आउट हो रहा है, तो उस वॉल्यूम को हम यहाँ पे कह सकते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको 70 मिली ml यहाँ पे लेते हैं। कार्डियक आउटपुट की बात करें तो कार्डियक आउटपुट क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंपेड आउट बाय द हार्ट फ्रॉम ईच वेंट्रिकल पर मिनट। ठीक है, तो पर मिनट स्ट्रोक वॉल्यूम में नहीं आएगा, जो मैंने अभी बोला था पर मिनट नहीं आएगा। पर मिनट की जब बात आ जाएगी तो यहाँ पर आता है कार्डियक आउटपुट, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम में यहाँ पे जब भी यहाँ पे ब्लड पंप आउट होगा तो वो उसको हम सिंपली उस वॉल्यूम को, जितना वो वॉल्यूम पंप आउट हो रहा है उस वॉल्यूम को हम यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या है यहाँ पे, उससे पहले समझने से पहले हम देखते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या कह सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंपेड आउट बाय ईच वेंट्रिकल फॉर ईच हार्ट बीट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पे 70 माइक्रो ml होता है। अब यहाँ पे आप देखो कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि हर एक हार्ट बीट पे वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट कर रहा है उसको हम यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, अब कार्डियक आउटपुट कुछ सिमिलर है
लेकिन हम यहाँ पे पर मिनट बोलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंपेड आउट बाय द हार्ट फ्रॉम ईच वेंट्रिकल पर मिनट, ठीक है, इसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। इसे डेफिनेशन आ जाती है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है और इसको यहाँ पे आपको बताना भी पड़ेगा, फॉर्मूला के थ्रू भी ऐसे आ सकता है कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। अभी के अभी क्या बोला मैंने, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। अब इसे समझ लो कि हार्ट बीट कितना होता है पर मिनट, 72 टाइम्स ही तो होता है। तो यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ गया 5040 माइक्रोलीटर। तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि 5 लीटर। तो हर एक मिनट यहाँ पे अपना जो हार्ट होता है वो 5 लीटर जो ब्लड यहाँ पर ये पंपेड आउट कर रहा है। समझ आ रही है आपको बात की कितना ज़्यादा अपना हार्ट काम करता है। अब सिमिलर टर्म हार्ट रेट को डिटेल में समझते हैं। हार्ट रेट क्या होता है कि नंबर ऑफ टाइम इट बीट्स पर मिनट, है ना, नंबर ऑफ टाइम इट्स बीट्स पर मिनट। अब एडल्ट की बात करेंगे तो 70 to 80 टाइम्स पर मिनट यहाँ पे बीट करता है। और अगर ज़्यादा रेट बढ़ जाए तो हम इसको बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया। अगर यहाँ पे कम हार्ट रेट होती है तो हम इसको बोलते हैं ब्रैकीकार्डिया, है ना, ब्रैडीकार्डिया। अब यहाँ पे देखें ये हम कि किस किस फैक्टर्स पे ये हार्ट रेट डिपेंड करता है। सी अब फैक्टर्स क्या है, ये तो इजी सी समझने वाली बात है कि अगर हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो हार्ट रेट हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, जनरल बात है ये तो। और फिजिकल हेल्थ कंडीशन पे डिपेंड करता है, स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है, ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है, अपनी डाइट पे डिपेंड करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, साइज ऑफ एनिमल पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक क्या मिथ होती है कि जितना बड़ा एनिमल होगा उतनी बड़ी हार्ट रेट होगी, तो ये चीज़ ऐसी नहीं होती है। इसको हम ख़त्म करते हैं कि यहाँ पे जितना ज़्यादा सरफेस एरिया जितना ज़्यादा एनिमल छोटा होगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट होगी और उतनी ही ज़्यादा हार्ट रेट होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई, आई होप सो ये चीज़ आपको समझ आ गई। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ECG। ECG क्या होता है, ECG इज़ ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, इट इज़ अ डिवाइस जहाँ पे हम मेज़र करते हैं अपनी हार्ट बीट, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट वेव्स बनती है, उसको हम देखेंगे। जो कार्डियक साइकिल हमने देखी थी उसका यहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो कन्फ्यूज़न आती है उसको क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ डिवाइस होता है, वेयर एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो ग्राफ होता है जो कि यहाँ पे डिवाइस पे डिस्प्ले होता है। वेयर एज द टेक्निक थ्रू विच हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे ECG, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ गया है ECG। ECG क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट वेव्स बनती है, P वेव्स बनती है ना, QRS कॉम्प्लेक्स बनता है और T वेव सामने दिख रहा है हमको। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्या होता है P वेव। अब P वेव यहाँ पे होता है, P वेव रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डिपोलराइजेशन या एट्रियल सिस्टोल को। यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कहाँ से इम्पल्स मिलती है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो ये होता है सैन हमारा यहाँ पे इम्पल्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एट्रिया सिस्टोल हो रहा है, ये 0.1 सेकेंड के लिए होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, उसमें यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ये 0.3 सेकेंड के लिए होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे T वेव जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो यहाँ पे 0.4 सेकेंड के लिए यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल होता है, यानी कि हार्ट रिलैक्स होता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ रही है। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो हमने कार्डियक साइकिल का डिटेल में पढ़ा है वो किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो यहाँ से नॉर्मल इंसान की हार्ट बीट हम देख सकते हैं कि इंसान यहाँ पे नॉर्मल है, उसका हार्ट नॉर्मली बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी हम आगे देख रहे हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। तो हार्ट बीट रेगुलेशन दो तरीके से हो सकती है, एक तो नर्वस, ठीक है, ये नर्वस है, एक तो नर्वस एंड दूसरा है एंडोक्राइन। अब यहाँ पे नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है, यहाँ पर ये कार्डियक सेंटर इसमें होता है। तो वो यहाँ पे सैन को इम्पल्स प्रोड्यूस कराने के लिए कह सकता है नर्वस सिस्टम के थ्रू। मतलब कि जैसे कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई और एक्टिविटी जहाँ से हमारी हार्ट बीट बढ़ सकती है, तो यहाँ पे ब्रेन हमारे हार्ट को मैसेज दे सकता है कि हमें जल्दी जल्दी हार्ट यहाँ पे सर्कुलेट होना चाहिए, तो ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे पहुँचेगा बॉडी को, ठीक है। यहाँ पर एक PANS, ठीक है, पैरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है नॉर्मल कंडीशन में वर्क करता है, तो यहाँ पे हार्ट बीट कम होगी। वेयर एज यहाँ पर हम देखेंगे SANS यहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन में, यानी सिंपैथेटिक, यहाँ पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन में होगा। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, इमरजेंसी कंडीशन में हार्ट बीट जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है।
अब बात करते हैं एंडोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन लेवल पे यानी कि कुछ हार्मोन्स वर्क कर रहे होंगे। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि जब कैल्शियम ज़्यादा होता है तो भी हार्ट बीट ज़्यादा होगी। प्लस यहाँ पे एंडोक्राइन लेवल पे देखो, जैसे एड्रेनल या नॉन एड्रेनल की बात करें तो यहाँ पे ये इमरजेंसी हार्मोन होते हैं। ठीक है ना, कैटेकोलामाइंस होते हैं यहाँ पे। जो कॉफ़ी वगैरह हम पीते हैं तो उससे भी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। ये भी हमारे सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ वर्क करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो कैटेकोलिन होता है यहाँ पे वो भी यहाँ पे एसिटाइल कोलिन है। ये एसिटाइल कोलिन जो होता है वो हमारा पैरा सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ वर्क करता है। तो यहाँ पे हार्ट बीट नॉर्मल कंडीशन में तो यहाँ पे कम ही रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे थायरॉक्सिन जो होता है ये मेटाबॉलिक कंडीशन में हमारा जो होता है वो वर्क करता है। तो यहाँ पे जब हम कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होंगे तो यहाँ पर हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। ओके, अब हम आगे बात कर रहे हैं ब्लड वेसल्स की। अब ब्लड वेसल्स यहाँ पे कितनी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है? एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन, एक होती है कैपिलरी। ठीक है, अब आर्टरीज हमें पता है ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है ना, आउट फ्रॉम दी हार्ट टू द टिश्यूज़। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे किस तरीके से यहाँ पर वेन्स और आर्टरीज में डिफरेंस दिख रहा है। आपको दिख रहा है यहाँ पे आर्टरीज का जो है बहुत कम ल्यूमेन है। ठीक है, वेयर एज द लार्ज ल्यूमेन प्रेजेंट इन द वेन्स। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो कि लेयर्स ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ट्यूनिका इंटरना है ना। आउटर जो है वो एक्सटर्ना है, इनर जो है वो यहाँ पे इंटरना है ना। नेम से डायरेक्ट सजेस्ट कर रहा है तो याद करने में आसानी रहेगी। सिमिलरली यहाँ पे देखो ट्यूनिका एक्सटर्ना वेन्स में आउटर लेयर प्रेजेंट है और ट्यूनिका इंटरना इनर मोस्ट लेयर प्रेजेंट है। वेयर एज कैपिलरीज में आप देखोगे सिमिलर वे में ट्यूनिका यहाँ पे इंटरना प्रेजेंट होती है और जिसको हम एंडोथेलियम भी बोलते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। ठीक है, इसमें यहाँ पे हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्यूनिका एक्सटर्ना प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ ट्यूनिका इंटरना ही प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे देखो कि एक और चीज़ है कि यहाँ पे कितनी थिक वॉल है यहाँ पे आर्टरी की और इसकी थिन वॉल है। तो स्कूल एग्जाम में यहाँ पे डिफरेंस पूछा जाता है, ऐसा क्यों होता है ना। तो क्योंकि जब हार्ट हमारा ब्लड पंप करता है ना, जब आर्टरीज यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी थ्रू आउट द बॉडी थ्रू एओर्टा, तो आप देखोगे कि यहाँ पर कितना ज़्यादा हाई प्रेशर होगा। उस प्रेशर को झेलने के लिए यहाँ पे आर्टरी जो होती है उसकी लेयर जो होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है कंपेयर टू द वेन, जिसको सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना होता है और हार्ट में पोर करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई आपको, ये हार्ट प्रेशर से किस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और इसके अगर हम इसे क्वेश्चन लिखने में आ जाए तो हम इसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, थ्योरी एग्जाम में आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे। तो आर्टरीज का हम कह सकते हैं स्मॉल ल्यूमन है, वेन्स का कह सकते हैं लार्ज ल्यूमन है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। कैपिलरीज की बात करेंगे तो ये बहुत पतली पतली यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, है ना। अब जैसे आर्टरीज है हमारी, तो आर्टरी सबसे पहले एट्रियोल्स में कन्वर्ट होगी, देन उसके बाद यहाँ पे कैपिलरीज में आगे कन्वर्ट हो जाती है। थिक मस्कुलर वॉल्स होती है, यहाँ पे थिन मस्कुलर वॉल्स होती है वेन्स में, डजंट कंटेन वॉल्स। एक और चीज़ है कि यहाँ पे वॉल्स नहीं होती हैं क्योंकि इतने हाई प्रेशर से यहाँ से हार्ट से ब्लड निकलता है थ्रू दी आर्टरी, तो यहाँ पे कोई भी वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती है क्योंकि उसको डायरेक्शन पता है। ठीक है, वेयर एज वेन्स जहाँ पे बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में यहाँ पे ब्लड जाना है हार्ट को, तो वहाँ पे जो होती है वो वेन्स प्रेजेंट होती हैं ताकि जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना हो जाए। ओके, ये चीज़ समझ आई। अब यहाँ पर देखो कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो अवे ही जाएगा ना हार्ट से टिश्यू के साइड पे, और यहाँ पर वेन्स जो होता है वो ब्लड कैरी करता है इनटू दी हार्ट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा याद रखना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से दूर जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि कैपिलरीज में भी कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, डजंट कैरी एनी वॉल्स। अब यहाँ पे देखो इसमें हाई प्रेशर रहता है, इसमें ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हैज़ कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो वो वहाँ पे लंग्स में ले जाती है। लेफ्ट जो हमारा वेंट्रिकल होता है, राइट जो वेंट्रिकल होता है वहाँ से जो होता है वो कैरी करती है। तो हमारा जो राइट वेंट्रिकल होता है वहाँ से जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है वो लंग्स में यहाँ पर हमारा ब्लड पोर करती है ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए। और एक्सेप्शन यहाँ पे पल्मोनरी वेन में भी है जो कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ओके, तो ये यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है ना। अब यहाँ पे देखो कि इसमें कोई वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती है, कैरी ब्लड
अवे फ्रॉम द आर्टरियल्स टू वेनिकल्स, मीडियम प्रेशर रहता है यहाँ पे, O2 पासेज आउट ऑफ द कैपिलरी इनटू द सेल्स। ओके, यहाँ पे कैपिलरीज जो टिश्यू के पास जो होती हैं वो बहुत पतली पतली सी कैपिलरीज होती हैं, तो वहाँ से क्या होता है कैपिलरीज में यहाँ पे जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, O2 है तो O2 यहाँ पे टिश्यू में चला जाएगा, है ना, तो यहाँ पे ये इसका काम होता है, ये यहाँ पे लिख रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर अगर हम देखें तो इसको हम टर्म करते हैं यहाँ SP और DP। SP क्या है यहाँ पे, ये इट्स अ सिस्टोलिक प्रेशर, वेयर्स DP इज अ डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, नाउ सी, जो ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं उससे हम मेज़र करते हैं फ्रॉम सफाइनोमैनोमीटर, ठीक है, या स्टेथोस्कोप से भी हम इसको मेज़र कर सकते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, तो उसको हम ब्लड प्रेशर कह सकते हैं कि प्रेशर जो कि ब्लड यहाँ पे वॉल्स ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर लग रहा है थ्रू द ब्लड, तो उसको हम यहाँ पे ब्लड प्रेशर कह देते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे डायग्रामेटिक वे में मैंने आपको समझा दिया है। 2 कंपोनेंट हैं इसके, डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 18 mm ऑफ He, है ना, और यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm ऑफ He। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होना चाहिए वो 120/80 होना चाहिए, और अगर हम पल्स प्रेशर की बात करेंगे तो पल्स प्रेशर जो होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर होता है, तो वो अराउंड हमारा 40 mm ऑफ Hg आना चाहिए, ठीक है। तो पल्स रेट जो होती है और हार्ट रेट जो होती है वो सेम ही होती है, तो हम पल्स से चेक कर सकते हैं कि हमारी हार्ट बीट नॉर्मल है या नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं लिम्फ की। लिम्फ को ही हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड बोल देते हैं। लिम्फ क्या है, लिम्फ कुछ बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, व्हाट इज लिम्फ। सो लिम्फ नथिंग बट इट इज़ अ प्लाज्मा प्लस WBC, ठीक है, या तो हम ये कह सकते हैं कि ब्लड माइनस RBC प्लस प्लेटलेट्स, है ना, प्लाज्मा प्लस लिम्फोसाइट्स या मोनोसाइट, और प्रिसाइसली बोलें तो यहाँ पर लिम्फोसाइट्स होती हैं और मोनोसाइट होती हैं। अगर मैं बात करूँ लिम्फ, तो लिम्फ इज़ अ कलरलेस, वेयर एज यहाँ पे जो RBC की क्वांटिटी है वो भी बहुत कम होती है, प्रोटीन्स यहाँ पे बहुत कम होते हैं, कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना डिफेंस अगेंस्ट डिसीज़, और ऑल्सो ये एक्ट एज अ मिडलमैन की तरह एक्ट करती है। अभी हम देखते हैं कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर ये ब्लड है और ये टिश्यू है, या टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट होता है, अब यहाँ किस तरीके से मिडलमैन की तरह एक्ट करेगी ये देख लेते हैं। ये सबसे पहले यहाँ पे एक ब्लड कैपिलरी है हमारी, ठीक है, ब्लड कैपिलरी से प्लाज्मा और WBC मिलके यहाँ पे लिम्फ बना लिया उन्होंने, ठीक है, तो लिम्फ बना लिया, लिम्फ आगे जाके लिम्फ वेसल बनाएगी, और लिम्फ वेसल आगे जाके, लिम्फ वेसल हैव अ वॉल्स मोर देन वेन्स, इसके पास बहुत ज़्यादा ही क्या होती है, वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। जितना ज़्यादा स्लो ब्लड यहाँ पे मूव करेगा उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट होगी ताकि बैक फ्लो प्रिवेंट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर वेन्स में स्लो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेट होता है, लेकिन लिम्फ में उससे भी ज़्यादा स्लो यहाँ पे फ्लूइड सर्कुलेशन होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि लिम्फेटिक डक्ट आगे जाके बन जाती है, देन यहाँ पे क्या होता है, बैक टू राइट एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन्स, एंड देन वेना कावा टू हार्ट टू एओर्टा टू आर्टरी, ये वापस जाके आर्टरी से फिर वापस ब्लड कैपिलरी से, वहाँ से एओर्टा से जैसे वेना कावा से यहाँ पे हार्ट में गया, ठीक है, हार्ट में गया तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड था, ऑक्सीजनेटेड हुआ तो एओर्टा के थ्रू वापस से एट्री के थ्रू हमारे पास ब्लड कैपिलरी में यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा, और सेम चीज़ दोबारा होती चली जाएगी, ओके। और यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिम्फ वेसल जो लिम्फ कैपिलरी होती है वो ब्लाइंड होती है एट वन एंड, ठीक है, एक एंड पे यहाँ पर ब्लाइंड होती है। और डायापेडेसिस यहाँ पे एक टर्म है, डायापेडेसिस जो टर्म होता है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरी से प्लाज्मा और WBC निकल रही है, लिम्फ बना रही है, तो यहाँ पर इस फिनोमेना को डायापेडेसिस कह देते हैं। तो हम कह सकते हैं इन सिंपलर वे, स्क्वीजिंग आउट ऑफ ए WBC प्लस प्लाज्मा पॉसिबल ओनली इन अ कैपिलरी नॉट इन दी आर्टरी एंड वेन, ठीक है। तो क्योंकि ब्लड कैपिलरी जो होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है, तो उसमें ये फिनोमेना पॉसिबल हो जाता है। समझ आ गई बात, डायापेडेसिस है क्या, ये एक स्क्वीजिंग आउट है, यहाँ से निकलना ब्लड कैपिलरी से प्लाज्मा का और WBC का, ठीक है। ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम हार्ट डिसऑर्डर पे आ जाते हैं। हार्ट डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं, द पॉसिबल हार्ट डिसऑर्डर जो कि हम नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं कि एक यहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, जिसको हम साइंटिफिक वे में बोल सकते हैं हाइपरटेंशन। क्या होता है, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर आता है जो हम मेज़र करते हैं वो होता है 120 to 80, ठीक है। यहाँ पर अगर 140
अपॉन 90 हो गया तो इससे ज़्यादा अगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर हुआ तो यहाँ पे इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोल देंगे। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन और किडनी यहाँ पे डायरेक्टली अफेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा जो डिसऑर्डर हो सकता है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है, यहाँ पे फैट और कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पे बिल्डअप हो जाता है। कहाँ पर, इन दी आर्टरी, जहाँ पर इनका डिपोजिशन हो जाता है उसको हम यहाँ पे प्लाक बोलते हैं साइंटिफिक वे में। तो प्लाक क्या हो जाता है, यहाँ पे नैरो कर देता है ल्यूमन। अगर ल्यूमन नैरो हो गया तो यहाँ पे जो ब्लड फ्लो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ब्लड फ्लो को यहाँ पे अच्छे से नहीं होने देगी, जिससे यहाँ पर अगेन ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, है ना। इसको भी हम ऐसे एथेरोस्क्लेरोसिस बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें और डिपोजिशन हो जाती है कैल्शियम की, फैट की, कोलेस्ट्रॉल की। तो यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी, स्पेशली जो कोरोनरी वेसल होता है उसमें जाके ये सारी चीज़ें अगर इकट्ठा हो गई हैं, जैसे कि कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, है ना, ये सारी चीज़ें अगेन सिमिलर वे में हम कह सकते हैं कि आर्टरी को यहाँ पे उसका जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो इसमें भी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे हाई ब्लड प्रेशर अगेन सेम चीज़ होगी। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, एक जेनेरिक टर्म है फॉर थिकनिंग और लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ए एट्रियल वॉल्स। इट्स लाइक सिमिलर टू दिस जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि यहाँ पे ये टर्म जो होता है ना, यहाँ पे इलास्टिसिटी भी थोड़ी कम हो जाती है। मतलब कि ब्लड फ्लो अगर ऐसे ऐसे होना है तो वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, साथ ही साथ डिपोजिशन हुआ इसीलिए नहीं हो पा रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम की डिपोजिशन तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगी, और इसको हम हेमरेज भी बोल सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं व्हाट इज़ एजाइना। अब यहाँ पे सिमिलर चीज़ में अगर यहाँ पर ये सारी चीज़ें कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे एक्यूट चेस्ट पेन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इनफ ऑक्सीजन नहीं यहाँ पे हार्ट मसल को पहुँच पा रहा है एट द करेक्ट टाइम। तो यहाँ पर क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाएगा। इट्स अ डिसीज़ जहाँ पे हम कह सकते हैं इट्स अ कंडीशन वेयर द टिश्यू जो होंगे उनकी डेथ हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन टाइम पे नहीं आ पाया है ना। तो यहाँ पे ब्लड फ्लो से डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है, नो इनफ ऑक्सीजन रीचिंग टू द हार्ट मसल ड्यू टू द कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस। समझ आ गई बात। तो ऊपर की 2-3 डिसऑर्डर तो सिमिलर वे में है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक अगर हम बोलें, व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, है ना। जब हार्ट मसल डैमेज हो जाए, अगर वहाँ पे इनएडिक्वेट मतलब कि यहाँ पे सही अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तब हम उसको हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, हार्ट मसल जो हो गई वो डैमेज हो गई है। अब हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट फेलियर होता है अ स्टेट when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of a body. It is sometimes called congestive heart failure because the congestion of a lungs is one of the main reason for this disease. Now see क्या हुआ हार्ट फेलियर में, यहाँ पर भी सिमिलर वे में जितना हमें ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन अल्टीमेटली गोल क्या है ब्लड का, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होना। पहले ब्लड यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होगा तो ऑक्सीजन मिलेगा तो यहाँ पे एनर्जी बनेगी। लेकिन यहाँ पे अगर ब्लड इफ़िशेंटली अगर नहीं पहुँच पा रहा है और वो अपनी बॉडी की नीड नहीं पूरी कर पा रहा है तो इसको हार्ट फेलियर बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक और टर्म होता है कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट जो होता है जब व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, और यहाँ पे ये टर्म्स बहुत सिमिलर हैं। पहले हार्ट अटैक हुआ जहाँ पे हमारी मसल जो होगी, हार्ट की मसल वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है। हार्ट फेलियर क्या होगा, हार्ट फेल हो गया क्योंकि यहाँ पर जो है ब्लड इफ़ेक्टिवली वो पंप नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन उसके पास नहीं पहुँच पा रही है। समझ आ रही है बात क्या मैं कहना चाह रही हूँ। अब यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट ने बिल्कुल स्टॉप कर दिया, बीट कर ही नहीं पा रहा है हार्ट। क्यों ऐसा हुआ, यहाँ पर जो होता है सैन
वो हमारा फेल हो जाता है, वो कोई भी यहाँ पे इम्पल्स खुद की जनरेट नहीं कर पा रहा है। हार्ट इज़ अ मायोजेनिक ऑर्गन, ऑटो रिदमिसिटी अभी मैंने बताई थी, तो यहाँ पर ये क्यों आ रही थी, बिकॉज ऑफ सैन। अगर सैन ही फेल हो गया, यहाँ पर नहीं बना पाया, अगर हमारा पेस मेकर नहीं इम्पल्स जनरेट कर पा रहा है, तो यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर मैंने इस चैप्टर को अच्छे से ख़त्म करा दिया है। आई होप सो ये हार्ट डिसऑर्डर आपको अच्छे से समझ आए हों। So the chapter is over. I hope you like this video. If you like it, don't forget to like, share and subscribe to our channel. If you want this note, just comment below. I will upload it in our Telegram channel. Till then, keep studying.